इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है। हमने एक वर्ड बोला था टेंड्स टू। अभी टेंड्स टू का मतलब हो गया, जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा है x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब अगर x टेंड्स टू 0 है, मतलब ये जो लेंथ है ये बहुत छोटा है, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये लेंथ बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे लेंथ को हम क्या लिखेंगे, dx। ये dx इस तरह से लिखा है, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। अगर मैंने ये बोल दिया कि जो x था, x का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dx। dx का मतलब हो गया इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसका आज पहला लेक्चर है? कोई ऐसा है जो पहली पहली बार आया है? सर पहला लेक्चर है सर। जितने लोग भी हैं सबने लेक्चर पहले से अटेंड किया हुआ है। ओके चलो, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कल वाले लेक्चर का, मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। हमने स्टार्ट किया था टेंड्स टू वाले वर्ड्स। अगर मैं बोलूँ कि टेंड्स टू x, ये एरो का मतलब होता है टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू बहुत छोटा है। अब अगर ये x का वैल्यू बहुत छोटा है तो इस छोटे से वैल्यू, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो अगर ये x का वैल्यू बहुत छोटा है, x टेंड्स टू 0 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, dx इज द इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब ही होता है कि वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल लेंथ को हमने क्या बोल दिया, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। ओके, अब इसके बाद और मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, वो था डेल्टा। अब फिजिक्स में कभी भी ये डेल्टा हो, डेल्टा का मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग चेंज। कभी भी हमसे कोई बोले कि यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज को आप कैलकुलेट करते हो फाइनल वैल्यू को। फाइनल वैल्यू को अगर आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। तो इसे मैंने आपको बताया था, मान लो इस तरह से लिखा है डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि रेट ऑफ चेंज, कभी भी अगर आपको फिजिक्स में रेट वाला वर्ड दिख जाए, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड करना है। तो एक्सेलरेशन को मैंने ऐसा लिखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको डेफिनेशन वाइज क्या है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को चेंज ऑफ टाइम से जब मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे को मिला एक्सेलरेशन। अच्छा, जब भी डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब है इंटरवल ऑफ टाइम। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब है, डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम का जो गैप होगा उसको मैंने डेल्टा टी लिखा है। अब यहाँ पर T2 माइनस T1, अगर ये एक इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में होता है तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब सेम कंसेप्ट को मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी से भी रिलेट कराया था। अगर मैंने लिखा कि मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये x है, ये x क्या है, x रिप्रेजेंट करता था पार्टिकल के पोजीशन को। तो अगर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब आप या तो इसको बोल सकते हो चेंज इन x, चेंज इन x या चेंज इन पोजीशन, या आप इस डेल्टा x को डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इतना मैंने आपको समझाया था। अब सेम कंसेप्ट को मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की थी। तो मैंने क्या किया था, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। कैसा ग्राफ था, अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एक पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाया था। अब पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ है, इस तरह से मैंने कोई ग्राफ का हेल्प लिया था। सपोज दिस वाज x एंड दिस वाज t, और मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ तो इस तरह का एक कर्व्ड लाइन बनाया था। इस तरह का एक कर्व्ड लाइन मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था। अब ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ कैसा भी हो, हमेशा याद रखना
position time graph, one cannot guess the path of the motion, seeing the position time graph, ये एकदम याद रखने वाली बात है। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो खुशी खुशी में क्या करते हैं, ये मान लेते हैं अच्छा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब वो सोचते हैं कि पार्टिकल इस वाले पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। पार्टिकल का पाथ अलग होगा और पार्टिकल का पोजीशन और टाइम का रिलेशन अलग होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन और टाइम का रिलेशन कुछ इस तरह से कर्व लाइन का था, लेकिन जब हमने इसका पाथ प्लॉट किया था तो मैंने ऐसा मान लिया था कि अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हमने देखा कि जब टाइम का वैल्यू जीरो है तो पार्टिकल जीरो में था, और जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा था पार्टिकल का जो पोजीशन था या पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो चेंज होता जा रहा था। इसका मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है इसका मतलब उसका जो पोजीशन है, इसका मतलब था उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो या तो कांस्टेंट है या उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग सीधा सीधा भाग रहा हो। अब मैंने आपको ये बोला था कि मान लो ये दो पोजीशन पर है, किसी t1 टाइम के बाद अगर ये x1 दूरी पर है और किसी t2 टाइम के बाद अगर ये x2 मार्क पर है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये x2 इसका फाइनल पोजीशन है और x1 इसका इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इस डायग्राम को देखकर साफ साफ बताया जा सकता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता वो होता x2 माइनस x1, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम पर हुआ है, तो वो जो टाइम है वो होता t2 माइनस t1। अब यहाँ से अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते तो वो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स मतलब चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो याद रखेंगे जब भी आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आया है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया था, ये बता दिया था ना? यस सर। अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, जो पहले इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था बस उसका रिवीजन है। ओके, अब सेम कंसेप्ट को, सेम एवरेज वेलोसिटी को हमें ग्राफ यूज करके फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा मान लेते हैं कि किसी t1 टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन था x1, और किसी t2 टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हो गया x2। ओके, अब अगर मैं ये जो कॉर्ड यहां पर है, इस कॉर्ड को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब होता है जो हमारे कर्व को 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो अगर मैं इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दूं और इस कॉर्ड का मुझे क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड था, इस कॉर्ड का अपने को स्लोप फाइंड आउट करना है। अब मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मुझे क्या करना है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जानना है, तो आप क्या करोगे, वो जो लाइन है उस लाइन ने x के पॉजिटिव से जितना भी एंगल क्रिएट किया है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन, और लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, उस इंक्लिनेशन का tan वैल्यू। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता इस वाले का स्लोप, तो अगर ये एंगल θ2 है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, m2 का वैल्यू लिख देते हैं tan θ2। तो अगर मुझे ये जो कॉर्ड है, यहाँ पे जो कॉर्ड बना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने के बाद जो कॉर्ड बना, उस कॉर्ड का अगर मुझे स्लोप जानना है, स्लोप जानने का मतलब है ये इंक्लिनेशन हो गया, ये देखो ये एक्स के पैरेलल है, ये जो येलो लाइन है वो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना होता है, इसका भी tan वैल्यू, मान लो अगर ये थीटा है तो इस ग्राफ में देख के अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करते हैं ना,
तो आपको tan थीटा का वैल्यू यहां से यहां का लेंथ x2 माइनस x1 होता, x2 माइनस x1, और यहां से यहां का लेंथ होता t2 माइनस t1। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये tan थीटा जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन का स्लोप हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, slope between any two intervals, slope of line, ऐसा लिखो, slope of line between any two interval will give average velocity। इतना तक ना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया है ना 5-10 मिनट अभी जो भी पढ़ाया है वो इससे पहले वाले लेक्चर का बस रिवीजन है। कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, सर ये लाइन कैसे आपने, सर आपने रेड कलर क्यों यूज किया, आपने येलो कलर क्यों यूज किया, x क्या है, t क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है, कुछ भी डाउट हो सकता है, कोई भी मन में सर राइट साइड में यहाँ आपने जो एग्जांपल के लिए रेड कलर एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है, यू हैव टेकन लाइक अ ब्लैक लाइन रैंडमली, तो हमने जो एंगल लिया था वो क्लॉकवाइज लेना है ना हमेशा हाँ, तो आपने जो थीटा टू वो भी तो क्लॉकवाइज है ना, थीटा टू आपने जो लिया है वो लाइक क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा ना, हाँ तो क्लॉकवाइज ही लिया ना, इस तरह से मूव क्लॉकवाइज करके ऐसे। टुवर्ड देखो आपको ये हमेशा सर क्या करना, तो लाइक मैं पूछ रही हूँ क्लॉकवाइज ही लेना, वो हमेशा आपको x के पॉजिटिव से, जैसे यहाँ पर x का पॉजिटिव में टाइम था तो हमेशा टाइम वाले एक्सिस से आपको एंगल लेना और हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में एंगल रोटेट करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज सेंस में, कोई और लाइन होता तो यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज सेंस में मूव करके एंगल लेते। बात समझ में आया क्या? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? और सर आप थोड़ा tan थीटा वाला एक्सप्लेन करिए ना। tan थीटा वाला एक्सप्लेन करके देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये जो ग्राफ था पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें कोई दो रैंडम पोजीशंस मैंने सेलेक्ट कर लिए। t1 टाइम पर पार्टिकल सपोज x1 वाले मार्क पर था और t2 टाइम पर पार्टिकल सपोज x2 वाले मार्क पर था। अच्छा, अब क्या हो गया, मैंने ये देखा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को एक कॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है जिसको मैंने रेड से बनाया है। अब ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। अब मैं स्लोप क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इस कॉर्ड का मैंने स्लोप फाइंड आउट किया। अब वैसा क्यों कर रहे हो सर? जब आप कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट करोगे मतलब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है x के पॉजिटिव, अब यहाँ पर x के प्लेस में टाइम है तो यहाँ पे टाइम के पॉजिटिव से इसने जो भी एंगल फॉर्म किया था उसका tan वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जो ट्राइंगल है IF और इसमें अगर कुछ भी नाम होता है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करते तो थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय थीटा का बेस, थीटा का परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से यहाँ x2 है और यहाँ से यहाँ x1 है, मतलब ये रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह यहाँ से यहाँ t2 माइनस t1। तो tan थीटा जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो स्लोप के इक्वल आ रहा है। और स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के जस्ट इक्वल आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी भी तो यही था, एवरेज वेलोसिटी को भी जब आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो वो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या है कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का हम अगर स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वो अपने को एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बता देगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ से फिर आगे स्टार्ट कर, देखो जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना, इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो नहीं समझ में आने वाला। तो मन में किसी भी तरह का डाउट है
अप्पा जप्पा डब्बा, कोई भी डाउट है क्लियर करा लो अभी, क्योंकि अभी अगर वो डाउट नहीं क्लियर होगा तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत मुश्किल होने वाला है आपको। सबको ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. मैं इस वाले ग्राफ को ना रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? इस ग्राफ को रीड्रॉ करूंगा। क्यों रीड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि अपने को कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अभी मैंने आपको एवरेज कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब याद रखना, जब भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो एक टाइम इंटरवल में, मींस यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू, लेकिन हमेशा एवरेज नहीं कैलकुलेट करना होता है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कैलकुलेट करने बोलते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एग्जैक्टली 1 सेकेंड पर, एग्जैक्टली 10 सेकेंड पर, एग्जैक्टली 12:30 बजे अगर कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो सपोज दिस वाज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये t1 टाइम पर पार्टिकल यहां कहीं पर था और t2 टाइम पर जो पार्टिकल है वो यहां पर है। अब मैंने क्या देखा कि ये जो एवरेज वेलोसिटी आया था, एवरेज वेलोसिटी आया था डेल्टा एक्स, चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इफ दिस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा टी का वैल्यू टेंड्स टू 0 है, आप ऐसा समझो कि अगर मैंने t1 का वैल्यू 10 सेकेंड लिया और t2 का वैल्यू मैंने 15 सेकेंड लिया, तो जो डेल्टा टी है उसका वैल्यू 5 सेकेंड आ गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर t2 का वैल्यू इज 15 सेकेंड्स और t1 का वैल्यू इज 10 सेकेंड्स, तो जब आप यहाँ पर डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे तो वो 5 सेकेंड आ रहा है। अच्छा, ये 5 सेकेंड टेंडिंग टू 0 है क्या? ये तो 0 से बहुत बड़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. मैंने एक एग्जांपल लिया जब ये जो चेंज ऑफ टाइम है 5 सेकेंड, उसका एक अच्छा सा वैल्यू है। अब इस वैल्यू इतने टाइम पर जब आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये इंटरवल ऑफ टाइम था, तो उसको एवरेज बोलते हैं। लेकिन मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर कि t1 है 10 सेकेंड्स का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, t1 है 10 सेकेंड्स का एंड t2 इज 10.00000, मरते दम तक 0 लिखा 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 लिखा, लास्ट में 1 लिख के मर गया। ठीक है, मैंने बोला कि t1 तो 10 सेकेंड है, लेकिन जो t2 है उसका वैल्यू क्या है? 10.00000 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 1 लिख दिया। अब इस केस में अगर आप डेल्टा टी बोलोगे तो इस केस में जो चेंज ऑफ टाइम है डेल्टा टी, वो इस केस में टेंड्स टू 0 है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है ना? एग्जांपल, इस वाले केस में डेल्टा टी वाज 5 सेकेंड, ये टेंड्स टू 0 नहीं था। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि t1 का वैल्यू कोई 10 सेकेंड है और t2 का वैल्यू जो है वो 10.0000, मरते दम तक 0 लिखा, लास्ट में 1 लगा के मर गए, उस केस में ये जो डेल्टा टी होगा वो टेंड्स टू 0 है। तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा टी को हम dt से रिप्लेस कर देंगे। अब ये dt का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम। हमने क्या बोला कि ये जो डेल्टा टी था, सिंस ये डेल्टा टी का वैल्यू टेंड्स टू 0 है, तो ये डेल्टा टी को हमने dt से रिप्लेस कर देंगे। और इस dt का मतलब क्या हो गया? dt का मतलब हो गया इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम। अब तुम खुद से सोचो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स को भी dx से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन x। सर ये बहुत भारी हो रहा है सर। मैंने बोला टाइम t1 था 10 सेकेंड और t2 का जो टाइम है, t2 का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा सा चेंज किया है भाई साहब। कितना छोटा? 10.0000 डॉट 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 1। तो यहां पर जब आप डेल्टा टी देखोगे तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है क्या? जो डेल्टा टी का वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन वो जो चेंज है वो इतना छोटा है कि उस डेल्टा टी को मैंने क्या कर दिया? dt से रिप्लेस कर दिया।
अब dt का मतलब है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम। अब इस डेल्टा टी टाइम पर अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, या इस dt टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x होता वो ही बहुत छोटा होता, उसको dx रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम इस चीज को अगर यहाँ पर लिखोगे तो ये एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? हम एवरेज वेलोसिटी को ये लिखा था हमने डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा और उसको आप ऐसा लिख दोगे dx डिवाइडेड बाय dt। अब सर ये नहीं समझ में आया, अब मैं इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं 10 सेकंड के बारे में बात करूं या 10.00000001 सेकंड के बारे में बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड के बारे में ही बात कर रहा हूं क्या? यस सर। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर देखो अगर टाइम स्पैन था 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, तब हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या था? एवरेज। लेकिन अगर ये टाइम स्पैन का वैल्यू बहुत छोटा है, कितना छोटा सर? तो टेंडिंग टू 0 है अगर, तो इतने छोटे से चेंज ऑफ टाइम पर, इतने छोटे से चेंज ऑफ टाइम पर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट और इस छोटे से टाइम का जो रेशियो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सर ये इंस्टेंटेनियस कैसे हुआ? देखो हमने क्या बोला कि अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। अगर वो अप्रोक्सीमेटली 0 है तो t2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली t1 के बराबर होगा क्या? अब अगर मैं t2 और t1 टाइम एक है, मतलब अब जो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये जो एवरेज वैल्यू था वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आया क्या यहाँ पे जो लिखा है मैंने? Yes, sir. एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट किया? एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे तो एक इंटरवल ऑफ टाइम था। इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या बोला कि अगर ये इंटरवल ऑफ टाइम टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो वो जो चेंज इन इंटरवल है वो अगर टेंडिंग टू 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट और उस छोटे से टाइम का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अब इस चीज को आप ग्राफ में कैसे समझोगे? तो ग्राफ में हम क्या करने वाले हैं? t2 को पास लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे t1 और t2 का गैप ऑलमोस्ट 0 चाहिए। अगर ऑलमोस्ट 0 चाहिए तो जहां पे t1 है वहीं पर t2 भी आ गया। अब अगर जहां पर t1 है वहीं पर t2 भी आ गया, अब अगर आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करना चाहोगे तो पहले वो कॉर्ड था, पहले क्या था? कॉर्ड था। अब कर्व में एक पॉइंट है, कर्व में एक पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो जिस पॉइंट के बारे में आप बात करो, जैसे t1 वाले पॉइंट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको t1 पे क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा टेंजेंट। पहले जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो किसका स्लोप फाइंड आउट किया था? कॉर्ड का। लेकिन जब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। नहीं आया ऐसे समझ में? ये देखो ये पॉइंट पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, फाइनली इसी में आके मर्ज हो गया। अब अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे आप इसका स्लोप फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पर आप क्या करो? टेंजेंट बना लो। और वो जो टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। सर नहीं आया समझ में सर? ये एक बार दोबारा से रिवाइज कराओ क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो एकदम आराम से देखते हैं, सबको समझ में आएगा। हमने क्या बोला कि एवरेज कैसे कैलकुलेट किया था? एक तो अगर मेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो सर, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किया? तो दो पॉइंट रैंडमली हमने अज्यूम कर लिया t1 और t2, और उनको ज्वाइन करने वाला एक कॉर्ड बना था, ऐसे उनको ज्वाइन करने वाला एक कॉर्ड बना था। इस कॉर्ड का जब स्लोप फाइंड आउट किया था तो मैंने देखा था कि वो जो कॉर्ड बना है t1 और t2 टाइम के बीच में, उस कॉर्ड का जो स्लोप आया था, उस कॉर्ड का स्लोप जो आया था वो क्या था? इक्वल था एवरेज वेलोसिटी के। अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करने के लिए हमने ये बोला कि अगर मैं ये मान लूं कि t1 का वैल्यू 10 सेकेंड है और t2 का वैल्यू जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हुआ है,
इतने छोटे से चेंज को मैंने बोल दिया कि ये जो चेंज है ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया टेंड्स टू 0। अब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा टी को dt से रिप्लेस कर दूंगा। dt का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज। जब भी डेल्टा यूज करोगे तो चेंज, d यूज करोगे तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज। तो मैंने बोला कि अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो इस छोटे से dt टाइम पर, इस छोटे से dt टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो उसको मैंने मान लिया dx। अब इस छोटे से टाइम dt पर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो अब एवरेज नहीं आने वाला। क्यों नहीं एवरेज आने वाला है? क्योंकि अगर मैं 10 सेकंड बोलूं या 10.0000001 सेकंड बोलूं, ऑलमोस्ट मैं 10 सेकंड के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो जब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, वो एवरेज नहीं होके वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ रहा है, dx अपॉन dt। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन आ रहा है। अब ये तो हो गया सर, मैथमेटिकली हमने समझ लिया। और मैंने क्या देखा कि अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब t1 t2 माइनस t1 भी 0 हो गया। तो मैं ये बोलूंगा कि t2 का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, t1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये t2 का वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली t1 के इक्वल आ गया, मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं कौन से टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, t1। तो अगर मैं इस चीज को ग्राफ से समझने की कोशिश करूँ, पहले t2 इधर था, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को चेंज ऑफ टाइम नेग्लिजिबल चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं t2 को पास लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि t2 जितना दूर हो जाएगा डेल्टा t का वैल्यू उतना ज्यादा हो जाएगा। मुझे ये जो डेल्टा t है उसका वैल्यू टेंडिंग टू 0 चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि t2 को पास लेके आते हैं। अगर मैं t2 को ऐसे पास लेके आऊं, एग्जैक्टली जहां पर t1 है वहीं पे लाके अगर t2 को रख दूं, क्यों? क्योंकि जो चेंज है वो एकदम ना के बराबर का चेंज है। तो जहां पर t1 होगा एग्जैक्टली उसके पास में ही t2 होगा। तो अगर आप देखोगे तो t1 और t2 एक ही पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहीं पर t1 है, यहीं पर t2 भी है। अब अगर यहीं पर t1 है, यहीं पर t2 है, और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अब क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी अब आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो तुम बोलोगे सर t1 और t2 तो एक ही पॉइंट पर आ गया। तो अगर ये t1 और t2 एक पॉइंट है, कर्व में एक पॉइंट में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो उसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट। मतलब पहले हम कॉर्ड बना पा रहे थे, जब टाइम इंटरवल था तो कॉर्ड बना पाते थे। कॉर्ड का जो स्लोप होता था वो एवरेज वेलोसिटी बताता था। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में बात करूं तो मैं अब टैंजेंट बना पाऊंगा। टैंजेंट मतलब हम ऐसा लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट। अब ये जो टैंजेंट मैंने बनाया, जैसे t1 टाइम पर जो मैंने टैंजेंट बनाया है, इस टैंजेंट का जो भी स्लोप होता वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी सबको समझ में आया? यस तो अगर Yes, आप sir. ऐसा देखोगे, मान लो मैं एक एग्जांपल बोलूं। सर हाँ बोलो। सर आपने जो यहाँ लिखा है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हाँ और t2 माइनस t1 इज नियरली 0, सर वो कैसे हुआ? डेल्टा देखो टी तो देखो यहाँ पे अगर आप इस वाले केस में डिफरेंस फाइंड आउट करो, 10.000000001 माइनस 10, वो अप्रोक्सीमेटली 0 ही है क्या? यस सर। अगर वो अप्रोक्सीमेटली 0 है तो माइनस t1 को जब आप उधर भेजोगे तो t2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली t1 टाइम के इक्वल आ रहा है। तभी तो हमने बोला ना कि अगर Yes. इतना छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम है, उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पे जहां पे t1 है वहीं पे t2 भी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब ये कॉर्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, टैंजेंट बनेगा। तो जो भी टैंजेंट बनेगा उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर अपने को गिवन है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर अपने को गिवन है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में मैंने क्या किया, अगर कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट किया तो वो मेरे को एवरेज वेलोसिटी दे देगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये Yes, एक sir. इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे, ये शायद ये नोट आपने पहले पढ़ा भी होगा लेकिन इतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ा होगा। इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इन पोजीशन वर्सेस टाइम graph, in position versus time graph, slope of the chord
slope of the chord between two time interval will give average velocity, ठीक है, and slope of the tangent at any position will give instantaneous velocity. अब एवरेज वेलोसिटी जो था वो मैथमेटिकली, अगर आप, ये तो ग्राफिकली हमने बात कर लिया कि ग्राफिकली अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वो जो कॉर्ड बना है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लो, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना है तो जो टैंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लो. मैथमेटिकली क्या करेंगे, कभी भी अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वो आया था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे लिखा हुआ है मतलब वो इंस्टेंटेनियस है. इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया आपको dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है. अब बोलेंगे सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन dt, तो ये सॉल्व करना हम सिखाएंगे डिफरेंशिएशन में. ये जो मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे, ये सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन. यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, किसी को नो सर. कुछ भी डाउट लग रहा है, No, एक्स sir. वाई जेड कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ लिख दिया मैंने वो नहीं समझ में आया, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं समझ में आया, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो लेक्चर्स है ना उसमें आपको थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. एक बार ये सब समझ में आ गया ना तो फिर ये बहुत ही आसान है. कम से कम एटलीस्ट जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, ये मोशन चैप्टर तो बहुत ही आसान है. ये मोशन चैप्टर बस मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हम नए नए टर्म सीख रहे हैं, स्लोप सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, इसलिए मोशन चैप्टर जो होता है वो थोड़ा टफ लगता है. यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लेंगे भाई साहब अभी भी. सर हाँ बोलो. सर एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा प्लीज. कौन सा प्रीवियस पेज क्या? नो सर यही वाला. ये तो मैंने बस प्रीवियस पेज का जो कंक्लूजन है वो लिख दिया. अगर मेरे को देखो कभी भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मतलब इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, तो एक कॉर्ड बनेगा. इस कॉर्ड का स्लोप अगर फाइंड आउट करते तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा. लेकिन अगर ये t1 और t2 एक टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा है, t1 t2 एक टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा है मतलब डेल्टा t का वैल्यू टेंड्स टू 0 है. अगर t1 t2 एक टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा है, डेल्टा t का वैल्यू टेंड्स टू 0 है, उस केस में क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. अब पर्टिकुलर पॉइंट में आप कॉर्ड नहीं बना सकते, एक पॉइंट में आप क्या बनाते हो, टैंजेंट. तो ये जो टैंजेंट बन के आएगा, इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो अगर मैथमेटिकली आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानना है, मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो dx अपॉन dt है. अब ये कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बाद में पढ़ाऊंगा. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लो भाई. है क्या डाउट यहाँ पर किसी को? नहीं पक्का? नो सर. अच्छा तो मैं ना आपको थोड़ा स्लोप के बारे में समझाता हूँ. स्लोप क्या है, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है. क्योंकि तुम देखना अपने फिजिक्स में ना ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है. तुम कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, कोई भी एग्जाम मतलब स्कूल कॉलेज बोर्ड्स एग्जाम का मत देख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT के हो, मेडिकल का हो, स्टेट बोर्ड्स का हो, तुम देख लेना, सब में ना ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. सिर्फ IIT में, सिर्फ मेडिकल में आप देखना नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड होते हैं. अब वहां पर ग्राफ प्लॉट करना होगा क्या हमें? सर नहीं, गिवन ग्राफ को आपको इंटरप्रेट करना होगा. ग्राफ गिवन है, आपको एनालाइज करना आना चाहिए. तो वो एनालाइज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ. जैसे यहाँ पे अभी तो क्या है, मिक्स टाइप के स्टूडेंट है हमारे पास, कुछ मैथ्स वाले भी स्टूडेंट है, कुछ बायो वाले भी स्टूडेंट है. तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं जानता कि आपको मैथ्स में क्या सीखना है, आपको बायो में क्या सीखना है. जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उतना मैथमेटिक्स तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक वो बेसिक मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा आप कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कैलकुलस जो है वो प्योरली मैथमेटिक्स है, वो फिजिक्स नहीं है. लेकिन बिना कैलकुलस के नॉलेज के आप फिजिक्स का एक डेरिवेशन नहीं कर पाओगे.
इसलिए मैं कैलकुलस आपको सिखाऊंगा पूरी तरह से। फिर स्लोप जो हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। लेकिन फिर से हम लोग फिजिक्स में क्यों देख रहे हैं ये सब, क्योंकि बिना इस मैथमेटिकल अप्रोच के आप कोई भी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओ। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स हैं मैथमेटिक्स के जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब वो सेकेंड टर्म जो है, मैं कैलकुलस पे वापस आऊंगा, अभी कैलकुलस खत्म नहीं हुआ है। पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलस क्यों सीख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको ये बेसिक आइडियाज दे रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके। यस सर। तो मैं बात करता हूँ Yes, sir. थोड़े बहुत ग्राफ्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैलकुलस से रिलेट होगा, क्यों रिलेट होगा वो बाद में समझेंगे। अब ग्राफ सीखने के लिए सबसे पहला वर्ड जो अपने को सीखना है वो क्या है, स्लोप। सबसे पहला वर्ड क्या सीखेंगे, स्लोप। स्लोप का मतलब है कि tan ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। कभी भी अगर मुझसे बोला जाए कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या करेंगे, tan ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। जैसे अगर मेरे पास कुछ स्ट्रेट लाइन्स है, मेरे पास कुछ स्ट्रेट लाइन है, मान लो पहला स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया, सेकंड स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हो गया, फिर और कैसे ले लें, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। मान लो इनके मैं नाम रखना स्टार्ट करूं। सपोज दिस वाज L1, L2, L3 और L4। अब मैंने कुछ लाइंस बनाए हैं, L1, L2, L3, L4। अब ये ग्राफ मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी समझाया था। स्लोप में क्या करेंगे, जब भी स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको देखना है कि x के पॉजिटिव से, अब लाइन कहीं पर भी हो, आपको x के पॉजिटिव से इंक्लिनेशन देखना है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो ये थीटा 2 मान लो, इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है। L1 लाइन अगर देखोगे तो ये थीटा 1 हो गया। L4 अगर देखोगे तो 90 डिग्री के आसपास लग रहा है, तो ये थीटा 4 हो गया 90 डिग्री। उसी तरह L3 अगर देखोगे तो L3 जो है वो क्या है, थीटा 3 हो जाएगा, 90 से ज्यादा है। अब ये एंगल्स का इतना इंपॉर्टेंस क्या है सर, थीटा 2, जैसे यहाँ पर ना अगर तुम देखोगे तो थीटा 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अपने को लग रहा है ना डायग्राम के हिसाब से, वो 30 डिग्रीज का लग रहा है। थीटा 1 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लग रहा है वो 45 डिग्री का लग रहा है। थीटा 3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 120 डिग्रीज का लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग लाइंस जो है वो अलग अलग इंक्लिनेशन पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ है। लेकिन मान लो L2 लाइन, आप यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करो, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करो, या यहाँ पे स्लोप फाइंड करो। अगर आप यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करोगे तभी ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पे स्लोप तभी ये 30 डिग्री, यहाँ पे स्लोप तभी ये 30 डिग्री। इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ straight line, slope is constant everywhere. Slope is constant. Slope is constant everywhere. For a straight line, slope is constant everywhere. दिख रहा है क्या अपने को डायग्राम से? सबको ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अगर मान लो Yes, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना होता तो ये x का पॉजिटिव, पैरेलल में आप इसमें बना दो, ये एंगल देखते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो जितना स्लोप यहाँ पर बन रहा था, सॉरी जितना स्लोप एंगल यहाँ पर बन रहा था उतना ही स्लोप एंगल यहाँ पर बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जब भी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लो, थ्रू आउट द लाइन स्लोप का वही वैल्यू होने वाला है। अब स्लोप में आपको याद रखना पड़ेगा क्या, इफ दिस इंक्लिनेशन एंगल, ये जो थीटा है, अगर ये 0 से 90 के बीच में हो जाए, मतलब अक्यूट एंगल हो जाए, अगर ये इंक्लिनेशन एंगल 0 से 90 के बीच में हो जाए, अक्यूट हो जाए, तो स्लोप का वैल्यू होगा, स्लोप होगा पॉजिटिव, ठीक है। और स्लोप एंगल जितना ज्यादा होगा, स्लोप एंगल मतलब इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा, स्लोप का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास दो लाइन थे, L2 और L1, ठीक है। अब L1 का अगर मेरे को स्लोप को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, m से, तो अगर मेरे को m1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं m1 को क्या लिखता है, m1 को मैं लिखता है tan 45। अगर मुझे m2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं इसको लिखता है tan 30। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1.
1 1 tan One. 30 कितना होता है 1/√3 1 by by three. √3। अभी देखो 1 by √3 क्या है ना 1 डिवाइडेड बाई 1.73 ये अप्रोक्सीमेटली 0.71 के आसपास होता है। तो अगर तुम देखोगे कि जितना ज्यादा इंक्लिनेशन एंगल है स्लोप का वैल्यू उतना ही ज्यादा मिल रहा है ना, और तो और स्लोप का Sir. स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब भी 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा स्लोप एंगल, इसका मतलब स्लोप क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है स्लोप। या आप देख लो कि अगर किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 0 से 90 के बीच में है तो समझ जाएंगे कि उसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा स्लोप का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके अच्छा, अब मान लो अगर कोई ऐसा बोला, फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत ही आसान होता है समझना। मान लो कोई ये बोल रहा है कि अगर सर 90 से 180 के बीच हो गया, तो अगर 90 से 180 के बीच हो गया तो याद क्या रखना, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा नेगेटिव, स्लोप होगा नेगेटिव। और जितना ज्यादा स्लोप एंगल होगा, स्लोप एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप का वैल्यू उतना ही कम होगा, स्लोप वैल्यू उतना ही कम होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी, मैं अभी प्रूव करके दिखा दूंगा। ये पहला बात क्या है कि अगर इंक्लिनेशन 0 से 90 के बीच में है तो स्लोप तो पॉजिटिव आएगा सर, ठीक है। और अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा स्लोप का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर इंक्लिनेशन 90 से 180 के बीच का है तो स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और जितना ज्यादा स्लोप एंगल रहेगा स्लोप का वैल्यू उतना ही कम रहेगा। अब ये समझते हैं ये वाले पॉइंट को, ये समझना बहुत ही आसान था। इसमें किसी को डाउट है क्या, फर्स्ट वाले में अक्यूट वाले स्लोप में प्रॉब्लम है क्या किसी को? No, sir. सबको समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये L4 लाइन में क्या था, tan 90 का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है क्या? tan 90 अनडिफाइंड होता है ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर Sir. लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता तो उसका स्लोप बढ़ के कितना हो जाता, इनफिनाइट हो जाता। अब ये वाले पॉइंट को समझते हैं। ये वाले पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अपने को जानना पड़ेगा। अब शायद ये आपने नहीं पढ़ा है, tan पाई माइनस थीटा। अब पाई यहाँ पे क्या है, पाई का मतलब 180 डिग्री समझोगे, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा। tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के इक्वल है, और ये बात अभी याद रखना पड़ेगा। बोलोगे सर कहाँ से आया, कैसे आया? तो जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो पढ़ेंगे, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा था, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, पढ़ा है क्या ऐसा? tan 90 माइनस थीटा Yes, कॉट sir. थीटा पढ़ा था ना, पढ़ा है ना सबने ऐसा? यस सर। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा अगर है, जहाँ पे पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री, tan पाई माइनस थीटा को हम सिंपली क्या लिखेंगे, माइनमाइनस tan थीटा। अब ये क्यों बताया सर आपने? मान लो मेरे को ये कैलकुलेट करना है tan 150 का वैल्यू, और मुझे कैलकुलेट करना है tan 120 का वैल्यू। मैं tan 150 को tan ऑफ पाई माइनस 30 ऐसा लिख सकता हूँ क्या tan 150 को, हाँ या ना? Yes, sir. ओके और अगर tan 120 है तो इसको tan पाई माइनस 60 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। अब इस sir. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस में tan 30 और ये हो जाएगा माइनस में tan 60। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस में 1/√3 और ये हो जाएगा माइनस में √3। अब देखो माइनस में 1/√3 और माइनस √3 कौन सा वैल्यू बड़ा है? माइनस में 1/√3 और माइनस में √3 कौन सा वैल्यू बड़ा है? अरे माइनस 1/√3 ऐसा हो गया माइनस 0.7 के आसपास, और ये हो जाएगा माइनस में 1.73, कौन बड़ा है? -1 by √3. माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, नहीं तो समझते हैं ना? यस सर। ओके Yes, sir. अभी लेकिन अगर मैं बोलूं कि वैल्यू वाइज, वेक्टर में मैग्नीट्यूड पढ़ लिया क्या? वेक्टर पढ़ लिया ना, वेक्टर? Yes.
उसमें मैग्नीट्यूड वाला टर्म आया था क्या? मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? मैग्नीट्यूड मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? -√3। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं या मैं बोलूं कि सिर्फ वैल्यू मेरे को चाहिए, तो सिर्फ वैल्यू के वाइज से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ tan 120 जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ tan 150। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. देखो कुछ भी ऐसा लगे ना sir. जो नहीं समझ में आ रहा है पूछना प्लीज, ठीक है? अच्छा अभी देखो, मान लो मैं आपको दो लाइंस बना के बता रहा हूं, ये वापस से मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम और दो लाइंस है इसमें। एक लाइन कुछ ऐसा है और दूसरा लाइन कुछ ऐसा है। अब ये लाइन 1 है, ये लाइन 2। अगर आप देखोगे तो लाइन 1 का जो इंक्लिनेशन है ना, लाइन 1 का जो इंक्लिनेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री है, और लाइन 2 का जो इंक्लिनेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 150 डिग्री है। क्या दिख रहा है क्या? हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. देखो मेरे लेक्चर में आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा यार, आप ऐसे शांत रहोगे ना। किसी ने कोई डाउट पूछा है? नो सर, नो डाउट्स फॉर नाउ। ओके, नो डाउट्स फॉर नाउ, इट्स ओके। एक मिनट, ये थोड़ा ये करो ना, तो इतना भर के मैसेज आने स्टार्ट हो जाता है ना। एक तो मेरे को लोग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून क्यों बोलते हैं ना मैसेज, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब क्या जरूरत है? नहीं भी बोलेंगे तब भी गुड इवनिंग होगा। 32 पार्टिसिपेंट्स है यार, और मुश्किल से ना एक या दो लोगों की आवाज आती है, बाकी लोग पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. L1 और L2 मैंने दो लाइन Yes, sir. L1 का इंक्लिनेशन एंगल अगर देखोगे तो 120 डिग्री है, और L2 का इंक्लिनेशन एंगल अगर देखोगे तो 150 डिग्री। अब अगर मुझे M1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो M1 हो जाएगा tan ऑफ 120, और अगर मुझे M2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो M2 का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 150। अब tan ऑफ 120 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जब भी इंक्लिनेशन 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। दिख रहा है क्या? नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है ना अपने को? ठीक है, Yes, sir. तो एक बात तो कंफर्म हो गया सर। और देखो जब 120 इंक्लिनेशन एंगल है तो वैल्यू ज्यादा है। 120 इंक्लिनेशन एंगल सिर्फ वैल्यू, माइनस तो बस ये बता रहा था कि वो उसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 से ज्यादा है। वैल्यू इसका कितना है? इसका वैल्यू 1.73 है, इसका वैल्यू 0.7 है। तो अगर तुम देखोगे तो 120 में इंक्लिनेशन कम है, 150 में इंक्लिनेशन ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना कम वैल्यू मिलना चाहिए। अभी हमने देखा था ना, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप ऑफ M1 जो होगा वो ग्रेटर है कंपेयर टू स्लोप ऑफ M2। सर नहीं आया समझ में? ये समझ में आया क्या? Understood. एकदम ध्यान Yes, से sir. देखो, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। हमने क्या किया था, इससे पहले वाले पेज में हमने अक्यूट एंगल के बारे में बात किया था। जैसे L1 और L2, ये L1 और L2 को देखो, अगर स्लोप एंगल 0 से लेके 90 के बीच में मतलब अक्यूट है, तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? स्लोप का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। मतलब आज के बाद से जब भी तुमको ये दिख जाए ना कि स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो तुम बोल देना कि उसका जो इंक्लिनेशन है वो 0 से 90 के बीच में। पहला बात ये याद रखें, अगर 0 से 90 के बीच में है इंक्लिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे स्लोप का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 45 के केस में स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा आया है, 30 के केस में स्लोप का मैग्नीट्यूड कम था। तुम अगर 60 देखते हैं ना तो tan 60 होता है √3। इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गया सर। पहला वाला केस तो बहुत ही आसान है। सेकंड वाला केस ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो इंक्लिनेशन है वो 90 से 180 के बीच में, ये जो इंक्लिनेशन है अगर वो 90 से 180 के बीच में है, इसका मतलब लाइन का स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो एक बात अपने को याद रखना पड़ेगा, जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना कम स्लोप का वैल्यू है। तो tan 120 में इंक्लिनेशन कम था तो स्लोप का वैल्यू 1.73 है, ज्यादा दिख रहा है। tan 150 में इंक्लिनेशन का वैल्यू जो है वो ज्यादा है
तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, कम दिख रहा है। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. सबको ये समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. अगर Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं, Yes, ध्यान sir. से देखना। अब अगर ये सब कुछ आज का लेक्चर अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से मेरे को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। मान लो ये बोला गया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऐसा बोला गया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसका ग्राफ कैसे बना हुआ था, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ऐसा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर पॉइंट ए पर वेलोसिटी ए है और पॉइंट बी पर वेलोसिटी वी बी है, तो पॉइंट ए और वी बी में कौन ज्यादा है, कौन कम है, इक्वल है, बराबर है, क्या है, वो गेस करना है। मतलब कंपेयर करना है ए और बी पे वेलोसिटीज को। अगर ये ग्राफ और ये स्लोप वाला टर्म समझ में आया तो सबको क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है। अगर एक पोजीशन वर्सेस टाइम टी का ग्राफ गिवन है और उसमें दो पॉइंट उन्होंने मार्क कर दिया ए और बी, तो उसमें ये पूछा गया है कि विच पॉइंट इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप किसका फाइंड आउट करेंगे? पहले तो ये याद रखो कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है तो अगर मैं टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करूं तो मुझे उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पॉइंट ए पर स्लोप कैलकुलेट करूं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर टैंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है। पॉइंट बी पर अगर आप टैंजेंट देखोगे, पॉइंट बी पर टैंजेंट ऐसा है। अब ए पर जो इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास बन रहा है। बी पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास बन रहा है। ये 60 के आसपास बन रहा है, ये 30 के आसपास बन रहा है। अब तुम खुद से सोच के बताओ कौन से पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए का ज्यादा होगा क्या? tan 60 का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि since slope at A greater slope at B, that implies instantaneous velocity at A is greater than instantaneous velocity at B। हाँ या ना? अच्छा, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है क्या ए और बी में? Sir. स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना? यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि as the velocity is positive, as the velocity is positive, particle is moving along positive x axis, moving along positive x axis। हाँ या ना? अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा होता, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा चलना, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा होता क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. आज का लेक्चर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें थोड़ा स्लोप बताया, उसमें थोड़ा कैलकुलस भी बताया, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? देखो, एक दो लेक्चर्स जो अभी स्टार्टिंग के हैं वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम 100% समझ में आ जाएगा। अब ये जो है ना वो आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। आप एनसीईआरटी बुक में देखना, काइनेमेटिक्स जब उन्होंने स्टार्ट किया उससे पहले उन्होंने दिया है ये सब, वेक्टर्स के बाद है या उससे पहले वाले चैप्टर में डिफरेंशिएशन कैलकुलस, जहाँ पे भी उन्होंने लिखा है ना एनसीईआरटी बुक में, उसमें देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? सबके पास एनसीईआरटी बुक है? नहीं भी है तो बुक में वो उन्होंने वो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ मोबाइल फोन में और ये पढ़ के देखना। देखो, जब तक आप एनसीईआरटी कुछ भी करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ने का हैबिट बनाना है। एनसीईआरटी बुक हमारा गीता है, हमारा ग्रंथ है, हमारा कुरान है, हमारा बाइबल है, सब कुछ है। तो अगर एनसीईआरटी नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट के का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता जिसके लाइफ में एनसीईआरटी नहीं। तो कुछ भी करेंगे लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हर एक लाइन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही जबरदस्त किताब है। कोई अगर ये बोलता है कि एनसीईआरटी बुक बहुत खराब, बहुत बेकार किताब बुक है, तो वो झूठ बोलता है। उसको खुद नहीं पता, उसको खुद नहीं आता फिजिक्स, इसलिए तुमको वो बोलता है कि एनसीईआरटी बुक इज अ वेरी बैड बुक। एनसीईआरटी बुक बहुत शानदार बुक है, हर एक लाइन प्रीशियस है। अगर उसके हर एक लाइन समझ में आता है तो फिजिक्स आता है, अगर हर एक लाइन समझ में नहीं आता मतलब फिजिक्स नहीं आता, इसलिए वो हर एक लाइन नहीं समझ में आता। बात समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो फिर इतना ही रहने देते हैं। मैं एक ग्रुप में भेज दूंगा। कोई डाउट है किसी को? No, sir.
चलो नो सर। फिर मिलते हैं सैटरडे को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ये एंड क्यों नहीं होता है? उफ।